एक ऐसा देश जिसके गाने ने पूरी दुनिया में पहली बार बिलियंस ऑफ व्यूज हासिल करे, जिस गाने का नाम था गैंगनम स्टाइल। हाँ जी मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ साउथ कोरिया की, जहाँ की बीटीएस टीम पूरी दुनिया में दीवाने हैं, खास करके लड़कियाँ। स्क्विड गेम जो पूरी दुनिया में मोस्ट शो में से एक था। मिस्टर बीस्ट की सबसे पॉपुलर वीडियो भी स्क्विड गेम के ऊपर ही है। दुनिया भर में ड्रामास की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। इसके अलावा कोरियन फिल्में जैसे ओल्ड वॉर और पैरासाइट दुनिया भर में अवार्ड जीत रही है। इसके अलावा पैरासाइट एक ऐसी नॉन इंग्लिश फिल्म है जिसने ऑस्कर का अवार्ड जीता है। Parasite. अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये संयोग है कि कोरियन चीजें पूरे देश भर में फेमस हो रही हैं? क्या यह सोची समझी चाल है साउथ कोरिया की सरकार की? चलो हम इस वीडियो में समझते हैं कि साउथ कोरिया एक कल्चरल सुपर पावर कैसे बना। हमारी कहानी की शुरुआत 15 अगस्त 1945 से चालू होती है, जिस दिन जापान ऑफिशियली सरेंडर कर देता है और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है। जर्मनी, इटली और जापान के देशों को बड़ी ही हार का सामना करना पड़ा और इसी बीच कोरिया को आजादी मिल गई। इसीलिए 15 अगस्त को नेशनल रिमेम्बरेंस डे बनाया जाता है, न केवल साउथ कोरिया में बल्कि नॉर्थ कोरिया में भी, क्योंकि उस जमाने में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग अलग देश नहीं थे, यह एक ही देश था जिसका नाम था कोरिया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद सोवियत संघ और अमेरिका ने निश्चित किया कि कोरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। साउथ कोरिया जो अमेरिका के अंडर में आएगा, नॉर्थ कोरिया जो सोवियत संघ के अंडर में आएगा। प्लान ये था कि इन दोनों देशों को 5 साल के लिए रिलेशनशिप में रखा जाएगा, जिसमें कोरिया की प्रोग्रेस पर ध्यान दिया जाएगा और निश्चित किया जाएगा कि इसका फ्यूचर क्या होगा। 5 साल के बाद में प्लान ये है ताकि जिन दोनों देशों को मिलाकर के एक इंडिपेंडेंट देश बना दिया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में टेंशन बढ़ने लगती है और कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है। 1948 में सोवियत संघ नेशनल सुपरवाइजर इलेक्शन करवाने की कोशिश करती है नॉर्थ कोरिया के अंदर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन यूएस कांटेक्ट साउथ कोरिया में इलेक्शन करवाने में सफल हो जाता है और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। 1948 में रिपब्लिक ऑफ कोरिया की स्थापना होती है, जो कि नया डेमोक्रेटिक देश बना। इसके अलावा अगले ही महीने सोवियत संघ ने एक कम्युनिस्ट देश की घोषणा कर दी। डिक्टेटरशिप के अंदर 2 साल बाद यानी सन 1950 में इन दोनों देशों को फिर से मिलाने की कोशिश की जाती है, किसी समझौते से नहीं बल्कि साउथ कोरिया पर आक्रमण करके। यहाँ पर जंग छिड़ जाती है, ऐसी जंग जो लगातार 3 साल तक चलती है, जिसको कोरियन वॉर का नाम दिया गया। और इसके नतीजे ये सामने आए कि साउथ कोरिया दुनिया के देशों की लिस्ट में से एक बन गया। यहाँ पर आंदोलन होना चालू हो जाते हैं और यहाँ पर 2 बार सिलेटन वॉर भी होता है। इसके अलावा सन 1948 में एक कानून आया जो बहुत ही अलग था। यहाँ पर कोई भी फिल्म बनती तो उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती। इस फिल्म को रिलीज करने से पहले कई बार देखा जाता, यह सुनिश्चित किया जाता कि ये स्क्रिप्ट के हिसाब से है या नहीं है। यदि यह नहीं होती है तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाता। यहाँ पर वायलेंट और प्रोपेगेंडा जैसी फिल्में अलाउ थी। इसके अलावा वहाँ की असल मुद्दों और सरकार को किसी भी तरह से टारगेट कर देश की किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर फिल्म बनाना कम्प्लीटली बैन था। इस डिक्टेटरशिप के अंदर फॉरेन गानों को भी बैन कर रखा था। इसमें मेरल स्टूडेंट देखने को नहीं मिलता। यह सिर्फ 1990 तक ही जारी था। इसके बाद में डेमोक्रेसी आई और चीजें धीरे धीरे से सुधरने लगी। सन 1993 में हॉलीवुड की फिल्म जोरासिक पार्क इतनी फेमस हुई कि दुनिया भर में एक अलग ही पहचान बनाई। इसके अलावा इसने बहुत पैसा कमाया। इसके अलावा उसने साउथ कोरिया के बॉक्स ऑफिस को भी प्रेसिडेंट एडवाइस ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी बोर्ड ने एक रिपोर्ट पास करी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को टारगेट करते हुए। इस हॉरिजॉन्टल फिल्म ने इतना पैसा कमाया कि होंडा की गाड़ियां बेच करके। इसके बाद में सरकार को लगा कि मीडिया इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए और इसी साल साउथ कोरिया में फिमोस की फिल्म रिलीज होती है और यह पहली फिल्म बन गई जिसने 1 मिलियन से भी ज्यादा टिकट सेल करे। अब कोरियन सरकार ने एहसास किया कि सोशल मीडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। उनको यह आइडिया आया कि क्यों ना कोरियन कल्चर को पूरी दुनिया में ग्लोबली एक्सपोर्ट किया जाए। कोरिया की सरकार ने सोचा कि हम
इन बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में कैसे कम्पीट करेंगे। और तभी सैमसंग और यूडाई जैसी कंपनियों ने सोशल मीडिया में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया था। इन कंपनियों के पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। पहली बार सही तरीके से फिल्म प्रोडक्ट की जा सकी। ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से मार्केट में रिसर्च करी। पहली कोरिया की हॉलीवुड जैसी हाई बजट वाली फिल्म बनी जिसका नाम था सूडी। इसको सैमसंग के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। यह फिल्म 2.5 बिलियन के बजट पर बनी। जिस दिन यह फिल्म रिलीज हुई, जोरासिक पार्क से भी ज्यादा लोग इस मूवी को देखने के लिए आए साउथ कोरिया में। और ऐसे ही साउथ कोरिया के लोगों को लोकल फिल्में देखने में इंटरेस्ट आया। वहाँ के प्रेसिडेंट किम डोंग जॉन ने वहाँ के कल्चर को प्रमोट किया। ये एक हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन है जिनको कल्चरल प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। ये साउथ कोरिया के इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम समझते हैं कि इन्होंने साउथ कोरिया के कल्चर को डेवलप करने के लिए क्या कदम उठाए। पहला कदम, पैसों के आलोचन। सन 1999 में बेसिक लॉ ऑफ कल्चरल प्रमोशन प्रोजेक्ट की स्थापना करी। इस प्रोजेक्ट का बजट 148.5 मिलियन रखा गया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया कोरियन पॉप सिनेमास के लिए। दूसरा कदम, देश भर की यूनिवर्सिटियों में अलग से कल्चर डिपार्टमेंट बनाया गया। नोवेरेंस देश भर में वर्कर के आने लगे। अब हम सोचेंगे कि नोवेरेंस क्या है। ये कोरिया के बार है जहाँ पर लोग ड्रिंक करते हैं और कोरियन सिंगिंग करते हैं। तीसरा कदम, प्रेसिडेंट ने सेंसपायर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि देश में कोई भी सोशल इकोनॉमिक फिल्म नहीं बना सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट आर्टिस्ट और क्रिएटिविटी में विश्वास रखते हैं कि इसको खत्म कर दिया गया और देश भर में अब आम आदमी की प्रॉब्लम को खुलकर के बताया जा सकता था। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि पैरालाइसिस नॉन इंग्लिश फिल्म बनी जिसने ऑस्कर का अवार्ड जीता था। उस फिल्म के अंतर्गत देश की गरीबी और आर्थिक स्थिति को बताया गया। कोरिया के प्रेसिडेंट ने इनकी खूब तारीफ करी और इसे मोस्ट कोरियन स्टोरी कहकर के पुकारा। अब यहाँ पर एक सवाल जहन भी आता है कि ये के ड्रामा इतने फेमस क्यों हैं? इसका क्या कारण है? तो इसका पहला कारण है ये इमोशनली होते हैं। जिनमें जो कहानी दिखाई जाती है वह बहुत ही इमोशनली होती है। कारण नंबर 2, जिसमें जो कहानी दिखाई जाती है वो अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों की दिखाई जाती है, चाहे वो सोशल एजेंट की हो या हर्ष की जनरलाइजेशन दिखाई जा रही हो। जो के ड्रामास होते हैं वह बहुत ही ऑपलेस होते हैं। इनके राइटर बहुत ही क्रिएटिविटी होते हैं एक नई एंगेजिंग स्टोरी लिखने के लिए। यहाँ पर इंटरगेटिव फेमस यह भी है के ड्रामास के जो स्क्रीन राइटर हैं वो 94% महिलाएं हैं। आज हमें 7 लड़कों का ग्रुप देखने को मिलता है जिसका नाम BTS है। यह अमेरिका भी पहुंच चुके हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से भी मिल चुके हैं। इन्होंने यूनाइटेड की जनरल असेंबली में भी परफॉर्मेंस किया है और इनका डायनेमिक सॉन्ग स्पॉटिफाई पे पहला गाना बना जिसने 1 बिलियन व्यूज क्रॉस करे। BTS के चाहने वाले लोग अपने आप को BTS आर्मी के नाम से पुकारते हैं और आपने यह कई बार ट्रेंड करते हुए भी देखा होगा। आपको क्या लगता है हमें कोरिया से क्या चीजें सीखनी चाहिए? मुझे यह लगता है कि हमें कोरिया से जरूर सीखनी चाहिए। जैसे कि पहला तो अपने कल्चर को डेवलप करना। आपके हिसाब से हमें इंडिया में क्या चीजें कोरिया से सीखनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चलो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।